जय हिंद। हमारे देश में इलेक्शन चल रहे हैं और उसी कॉन्टेक्स्ट में इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल बात करता है हाउ इंडियाज़ पोलिंग स्टेशंस वर्क। जिन स्टेशंस पर जाके लोग वोट डालते हैं वो पोलिंग स्टेशंस कैसे वर्क करते हैं, कैसे फंक्शन करते हैं, उसी सब के बारे में बातचीत करता है ये आर्टिकल। लोकसभा के इलेक्शंस में लगभग 96.8 करोड़ इलेक्टोर्स हैं। बेसिकली लगभग 96.8 करोड़ पीपल आर रजिस्टर्ड वोटर्स, और ये वोटर्स लगभग 10.5 लाख पोलिंग स्टेशंस पे जाके वोट डालेंगे। इस आर्टिकल में बातचीत की गई है कि ये पोलिंग स्टेशंस कैसे फंक्शन करते हैं, कैसे वर्क करते हैं। हम देखेंगे कि पोलिंग स्टेशंस को कैसे सेटअप किया जाता है, पोलिंग स्टेशंस का लेआउट क्या होता है और इनमें क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी पड़ती हैं, कौन लोग परमिटेड होते हैं पोलिंग स्टेशन के अंदर जाने के लिए, और क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन नाम की एक चीज़ होती है, ये क्या होता है। ये सारी बातचीत आज अपन करने वाले हैं। अच्छा, वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर आपको कोई जेन्युइन क्वेरी है तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज करके क्वेरी पूछ सकते हो। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे पोलिंग स्टेशंस को सेटअप कैसे किया जाता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 का सेक्शन 25 कहता है कि एक डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर होगा, DEO, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, जिसकी जिम्मेदारी होगी पोलिंग स्टेशंस को सेटअप करने की। पोलिंग स्टेशंस को सेटअप भी यही आदमी करेगा और पोलिंग स्टेशन की लिस्ट को पब्लिश भी यही आदमी करेगा। कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 25 है। कौन से एक्ट का है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। और इसके तहत ये कहा गया है कि डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू सेटअप एंड पब्लिश द लिस्ट ऑफ पोलिंग स्टेशंस इन देयर डिस्ट्रिक्ट। उनके डिस्ट्रिक्ट में पोलिंग स्टेशंस को सेटअप करना और उनकी लिस्ट को पब्लिश करना किसकी जिम्मेदारी? डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर की। ये जो पोलिंग स्टेशन सेटअप किए जाते हैं, इनको सेटअप करने के टाइम पे कुछ प्रिंसिपल्स फॉलो किए जाते हैं, और वो प्रिंसिपल्स क्या हैं अपन एक एक करके देखते हैं। देखो, वोटर्स डू नॉट हैव टू ट्रेवल मोर देन 2 किलोमीटर टू कास्ट देयर वोट। इन पोलिंग स्टेशंस को कुछ इस तरीके से सेटअप किया जाता है कि किसी भी वोटर को अपना वोट डालने के लिए, वोट कास्ट करने के लिए 2 किलोमीटर से ज़्यादा वॉक ना करना पड़े, ट्रेवल ना करना पड़े। एक पोलिंग स्टेशन में मिनिमम एरिया 20 स्क्वायर मीटर होना चाहिए। कम से कम एरिया एक पोलिंग स्टेशन का कितना होना चाहिए? 20 स्क्वायर मीटर होना चाहिए। एक पोलिंग स्टेशन 1500 इलेक्टोर से ज़्यादा को सर्व नहीं कर सकता। मतलब एक पोलिंग स्टेशन पे ज़्यादा से ज़्यादा 1500 लोग वोट डाल सकते हैं। किसी भी ऐसे गांव में जहां 300 से ज़्यादा वोटर्स हैं, वहां पे अलग से एक पोलिंग स्टेशन प्रोवाइड किया जाता है। देखो, बेसिक बातचीत, सेक्शन 25 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 कहता है कि डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर जो है वो अपने डिस्ट्रिक्ट में पोलिंग स्टेशंस को सेटअप करेगा और उनकी लिस्ट को पब्लिश करेगा। ये पोलिंग स्टेशंस जब सेटअप किए जाते हैं तो कुछ प्रिंसिपल्स फॉलो किए जाते हैं। क्या प्रिंसिपल्स हैं? पहला तो ये कि किसी भी वोटर को अपना वोट डालने के लिए 2 किलोमीटर से ज़्यादा ट्रेवल ना करना पड़े। एक पोलिंग स्टेशन का मिनिमम एरिया, कम से कम एरिया 20 स्क्वायर मीटर होना चाहिए। एक पोलिंग स्टेशन पे ज़्यादा से ज़्यादा 1500 लोग वोट डाल सकते हैं। किसी भी ऐसे गांव में जहां पे 300 से ज़्यादा वोटर्स हैं, वहां पे अलग से एक पोलिंग स्टेशन बनाया जाएगा। ये प्रिंसिपल्स हैं। लेकिन ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये रिजिड नहीं है, ये फ्लेक्सिबल हैं। मतलब ज़रूरत के हिसाब से इनको थोड़ा बहुत वेरी किया जा सकता है। जैसे अगर कोई एरिया ऐसा है जहाँ पे 300 से कम वोटर्स हैं, लेकिन किसी भी समस्या की वजह से वहाँ पे अलग से एक पोलिंग स्टेशन बनाने की ज़रूरत है, तो पोलिंग स्टेशन बनाया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, रग्ड टेरेन वाले एरियाज़ हैं, हिली एरियाज़ हैं। अब वहाँ पे छोटे छोटे गांव हैं और उन छोटे छोटे गाँव में मान लेते हैं कि 300 से कम वोटर्स हैं। अब उनके लिए ऐसा नहीं है कि पोलिंग स्टेशन बना दोगे आप 6 किलोमीटर दूर। 300 से कम वोटर्स हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पे अलग से एक पोलिंग स्टेशन बनाया जा सकता है। मतलब प्रिंसिपल्स हैं पोलिंग स्टेशन को सेट करने के लिए, लेकिन ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये रिजिड नहीं है, ये फ्लेक्सिबल हैं। ज़रूरत के हिसाब से इनको थोड़ा बहुत ट्विक किया जा सकता है, वेरी किया जा सकता है। अच्छा, किसी भी पोलिंग स्टेशन की लोकेशन कहाँ रहेगी? जब भी पोलिंग स्टेशन की लोकेशन चूज़ की जाती है तो प्रेफर किया जाता है गवर्नमेंट या फिर सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को। ज़्यादातर आपने देखा होगा सरकारी स्कूल की बिल्डिंग में पोलिंग स्टेशंस को बनाया जाता है। तो ज़्यादातर तो गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में पोलिंग स्टेशंस को बनाया जाता है।
प्राइवेट बिल्डिंग्स को अवॉइड किया जाता है अनलेस एब्सोल्युटली नेसेसरी। प्राइवेट बिल्डिंग्स में पोलिंग स्टेशंस को नहीं बनाया जाता तब तक जब तक कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत ना हो। और अगर प्राइवेट बिल्डिंग में पोलिंग स्टेशन को बनाने की ज़रूरत पड़ रही है तो वो पोलिंग स्टेशन या तो ओनर की सहमति से बनाया जा सकता है, ओनर अपना रिटन कंसेंट दे दे, अपनी सहमति दे दे तो वहाँ पे पोलिंग स्टेशन बना देंगे, या फिर सरकार अगर चाहे तो सेक्शन 160 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के तहत ज़बरदस्ती भी उस प्राइवेट बिल्डिंग को पोलिंग स्टेशन बनाने के लिए एक्वायर कर सकती है। बड़ा सिंपल, सरकार की अथॉरिटीज़ कोशिश करती हैं कि जो पोलिंग स्टेशन बनाया जाए वो गवर्नमेंट या फिर सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में बनाया जाए, प्राइवेट बिल्डिंग में ना बनाया जाए। लेकिन अगर ज़रूरत पड़े तो प्राइवेट बिल्डिंग में भी पोलिंग स्टेशन को बनाया जा सकता है। और उसके दो तरीके हैं, या तो ओनर अपनी सहमति से अपनी बिल्डिंग दे दे, या फिर सरकार जो है वो फोर्सफुली अंडर सेक्शन 160 ऑफ द आरपीए उस प्राइवेट बिल्डिंग को ऑक्यूपाई करके पोलिंग स्टेशन को बना सकती है। ये जो भी लिस्ट होती है पोलिंग स्टेशंस की, इसका वेरिफिकेशन होता है, इसका अपडेशन होता है ड्यूरिंग एनुअल इलेक्टोरल रोल रिविजन्स। जब पोलिंग स्टेशंस की लिस्ट बनाई जाती है तो पहले ड्राफ्ट लिस्ट बनाई जाती है, और ड्राफ्ट लिस्ट बनाने के लिए लोकल पॉलिटिकल पार्टीज से पूछा जाता है, सिटीजन से पूछा जाता है, सहमति ली जाती है, उनसे पूछा जाता है कि यार कहाँ पे पोलिंग स्टेशन आपके लिए सूटेबल रहेगा। एक ड्राफ्ट लिस्ट बना दी जाती है, फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उस लिस्ट को अप्रूव करता है, और जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का फाइनल अप्रूवल मिल जाता है तो वो लिस्ट डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है पार्टीज को, कैंडिडेट्स को, ताकि जानकारी दी जा सके लोगों को पोलिंग स्टेशंस की लोकेशन के बारे में। बड़ी बेसिक सी बातचीत है। फिर बात आती है कि किसी भी पोलिंग स्टेशन का लेआउट क्या होता है और फैसिलिटीज़ क्या होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ तो ये कि किसी भी पोलिंग स्टेशन का एंट्रेंस और एग्जिट पॉइंट सेपरेट होना चाहिए। एंट्रेंस और एग्जिट पॉइंट सेम नहीं हो सकता। अगर किसी पोलिंग स्टेशन पे सिर्फ एक ही डोर है तो टेम्परेरी फेंसिंग के थ्रू एंट्रेंस और एग्जिट पॉइंट्स को सेपरेट किया जाए। दूसरा, वोटिंग कंपार्टमेंट जो होता है, आपने देखा होगा एक डब्बा सा बना देते हैं जिसके अंदर जाके, जिसके पीछे जाके लोग वोट डालते हैं। ये जो वोटिंग कंपार्टमेंट है ये बना हुआ होना चाहिए ओपेक कोरुगेटेड प्लास्टिक शीट का या फिर स्टील ग्रे फ्लेक्स बोर्ड का। बेसिक आइडिया ये है कि ये जो कंपार्टमेंट बनाया गया है ये ट्रांसपेरेंट नहीं होना चाहिए, एक प्राइवेसी मिलनी चाहिए। राइट टू वोट एक्सरसाइज करने जा रहे हो आप। और ये जो वोटिंग कंपार्टमेंट है इसका डायमेंशन एटलीस्ट 24 × 24 × 30 इंचेस होना चाहिए। ये जो डायमेंशंस हैं इनको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो वोटिंग कंपार्टमेंट है इसकी पोजीशन विंडोज से और डोर से दूर होनी चाहिए। बेसिक आइडिया वही है कि प्राइवेसी मिलनी चाहिए। एक इंसान राइट टू वोट एक्सरसाइज कर रहा है, उसके राइट टू वोट में कोई खलल ना हो, कोई बाधा ना हो, वो इंश्योर करने के लिए ये सारी चीज़ें बोली जा रही हैं। अच्छा, पोलिंग स्टेशन पे एक कॉम्प्रिहेंसिव गैप एनालिसिस भी किया जाता है जिसके थ्रू ये देखा जाता है कि हर एक पोलिंग स्टेशन पे अश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। जैसे एडुकेट फर्नीचर अवेलेबल है, प्रॉपर लाइट अवेलेबल है, सेपरेट टॉयलेट्स वगैरह अवेलेबल हैं फॉर द मेल एंड फीमेल वोटर्स। इसके अलावा पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ के लिए फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं या नहीं है, वो सब कुछ चेक किया जाता है। ये डायग्राम आप देख लो, अगले स्लाइड में काम आएगा। जैसे कोई इंसान एंटर कर रहा है, यहाँ पे एक पोलिंग ऑफिसर 1 होगा, यहाँ पे एक पोलिंग ऑफिसर 2 होगा, यहाँ पे एक पोलिंग ऑफिसर 3 होगा, और फिर कंट्रोल यूनिट के बाद एक वोटिंग कंपार्टमेंट होगा। यहाँ पे आके कोई वोट डालेगा और फिर एक सेपरेट एंट्रेंस से वो बाहर निकल जाएगा। ये पोलिंग ऑफिसर 1, पोलिंग ऑफिसर 2, पोलिंग ऑफिसर 3 का काम क्या है वो अभी अपन देखेंगे। अच्छा, उससे पहले पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ को क्या फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए पोलिंग स्टेशंस पे। इस बार जो लोकसभा का इलेक्शन हो रहा है उसमें लगभग 88.4 लाख पीपल ऐसे हैं जो कि पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ हैं। और पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस हैं। जैसे सभी पोलिंग स्टेशंस पे एक रैंप होना चाहिए, व्हील चेयर की फैसिलिटी होनी चाहिए, पार्किंग स्पेसेस होने चाहिए। पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ जब वोट डालने के लिए आएंगे तो उनको लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है, क्यू में लगने की ज़रूरत नहीं है, उनको वेट नहीं करवाया जाएगा। अगर कोई ऐसा डिसेबल इंसान है जिसको इम्पेयर्ड मोबिलिटी है, मतलब चलने फिरने में दिक्कत है, कोई डिसेबिलिटी है, या फिर जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं उनको ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाती है। अगर कोई विजुअली इम्पेयर्ड है, मतलब ठीक तरीके से देख नहीं सकता, तो ईवीएम्स के लिए या डमी बैलेट पेपर्स के लिए उसको बैरल फैसिलिटी भी अवेलेबल होनी चाहिए। बैरल बेसिकली होते हैं
कि जो लेटर्स होते हैं वो थोड़े उभरे हुए होते हैं, तो देख तो नहीं पा रहे हो लेकिन उनको फील करके, महसूस करके आप पढ़ सकते हो कि क्या लिखा हुआ है। तो ऐसे विजुअल इम्पेयर्ड लोगों के लिए बेरल फैसिलिटी भी अवेलेबल होती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस हैं कि रैंप होना चाहिए पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ के लिए, व्हील चेयर्स की फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, पार्किंग स्पेसेस होने चाहिए, उनको लाइन में वेट नहीं करवाया जाएगा, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाए अगर किसी को चलने फिरने में दिक्कत है तो, और अगर कोई विजुअली इम्पेयर्ड है तो उसको बेरल फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की एक ऐप है सक्षम ऐप। इस सक्षम ऐप के थ्रू ये जितने भी पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ हैं ये अपने लिए व्हील चेयर्स बुक कर सकते हैं, पिक एंड ड्रॉप सर्विस को चूज़ कर सकते हैं, और पोलिंग बूथ पे इनको किसी भी तरीके की कोई असिस्टेंस चाहिए तो उसके लिए भी रजिस्टर कर सकते हैं। बेसिक आइडिया ये है कि कोई भी इंसान अपने राइट टू वोट से वंचित नहीं रहना चाहिए बिकॉज ऑफ डिसेबिलिटीज़। अच्छा, पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग ऑफिसर्स कौन कौन होते हैं? अगर बात की जाए पोलिंग स्टेशन के अंदर की, तो इनसाइड द पोलिंग स्टेशन एक होता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर और बाकी 3 होते हैं पोलिंग ऑफिसर्स। एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो ओवरऑल देखरेख करता है, और इसके अलावा 3 पोलिंग ऑफिसर्स होते हैं। इन 3 पोलिंग ऑफिसर्स का काम क्या है? पहला जो पोलिंग ऑफिसर होता है वो इलेक्टोर की आइडेंटिटी को वेरीफाई करता है, जो वोट डालने आया है उसकी आइडेंटिटी को वेरीफाई करता है। फिर होता है सेकंड पोलिंग ऑफिसर। ये जो सेकंड पोलिंग ऑफिसर होता है ये इंक लगाता है लेफ्ट इंडेक्स फिंगर पे, लेफ्ट इंडेक्स फिंगर पे इंक लगाता है और वोटर्स रजिस्टर को मेंटेन करता है, लिखता है कि भाई किसने वोट डाल दिया किसने नहीं डाला है, और एक वोटर स्लिप इशू करता है। पहले वाला क्या कर रहा है? वोटर की आइडेंटिटी को वेरीफाई कर रहा है। दूसरा वाला पोलिंग ऑफिसर क्या कर रहा है? इंक लगा रहा है लेफ्ट इंडेक्स फिंगर पे, वोटर्स रजिस्टर को मेंटेन कर रहा है और वोटर को स्लिप इशू कर रहा है। थर्ड पोलिंग ऑफिसर क्या करता है? जो सेकंड पोलिंग ऑफिसर ने वोटर स्लिप इशू की है उसको वापस लेता है वोटर से, ईवीएम के कंट्रोल यूनिट को मैनेज करता है और ये इंश्योर करता है कि जो वोटर है उसकी इंक प्रॉपरली लगी हुई है, एक तरीके से क्रॉस वेरिफिकेशन करता है। तो इनसाइड द पोलिंग स्टेशन एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर और 3 पोलिंग ऑफिसर्स होते हैं। आउटसाइड द पोलिंग स्टेशन की अगर बात करें तो एक होता है सेक्टर ऑफिसर्स या फिर जोनल मजिस्ट्रेट्स। सेक्टर ऑफिसर्स होते हैं, जोनल मजिस्ट्रेट्स होते हैं, और ये अपॉइंट किए जाते हैं 10-12 पोलिंग स्टेशंस को देखने के लिए। ये बेसिकली फैसिलिटेट करते हैं लिंक बिटवीन द पोलिंग स्टाफ एंड द रिटर्निंग ऑफिसर। फिर दूसरे होते हैं माइक्रो ऑब्जर्वर्स। कोई वल्नरेबल एरिया है, ऐसा एरिया जहाँ पे दंगे फसाद की या कुछ घपले की आशंका है, वहाँ पे रियल टाइम बेसिस पे रिपोर्ट देने का काम किसका है? माइक्रो ऑब्जर्वर्स का। सही चल रहा है या नहीं चल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है, वो रियल टाइम बेसिस पे रिपोर्ट कौन देता है? माइक्रो ऑब्जर्वर्स देते हैं। और फिर होते हैं बूथ लेवल ऑफिसर्स। ये जो बूथ लेवल ऑफिसर्स होते हैं ये एक तरीके से बूथ्स पे वोटर्स को असिस्ट करते हैं। कोई वोट डालने आया, उसको कोई जानकारी चाहिए, वो जानकारी कौन देता है? बूथ लेवल ऑफिसर्स देते हैं। इनसाइड द पोलिंग स्टेशन प्रिसाइडिंग ऑफिसर और 3 पोलिंग ऑफिसर्स। इन 3 पोलिंग ऑफिसर्स में से पहला पोलिंग ऑफिसर वोटर की आइडेंटिटी को वेरीफाई करता है, दूसरा पोलिंग ऑफिसर वोटर के लेफ्ट इंडेक्स फिंगर पे इंक लगाता है, वोटर रजिस्टर को मेंटेन करता है और वोटर स्लिप को इश्यू करता है। थर्ड पोलिंग ऑफिसर जो है वो वोटर स्लिप को वापस लेता है वोटर से, ईवीएम के कंट्रोल यूनिट को मैनेज करता है और ये चेक करता है कि इंक जो है वो प्रॉपरली लगी हुई है या नहीं लगी हुई। आउटसाइड द पोलिंग स्टेशन सेक्टर ऑफिसर्स होते हैं, जोनल मजिस्ट्रेट्स होते हैं, जो कि 10-12 पोलिंग स्टेशंस के बीच में लिंक का काम करते हैं, पोलिंग स्टाफ को रिटर्निंग ऑफिसर से कनेक्ट करने का काम करते हैं। माइक्रो ऑब्जर्वर्स वल्नरेबल एरियाज में जो पोलिंग स्टेशंस होते हैं वहाँ पे रियल टाइम बेसिस पर रिपोर्ट देने का काम माइक्रो ऑब्जर्वर्स का है। और बूथ लेवल ऑफिसर्स, जो लोग वोट डालने के लिए आ रहे हैं बूथ पे, उनको अगर कोई असिस्टेंस चाहिए, उनको अगर कोई जानकारी चाहिए तो वो कौन देता है? बूथ लेवल ऑफिसर देता है। क्रिटिकल पोलिंग स्टेशंस क्या होते हैं? वल्नरेबल एरियाज में जो पोलिंग स्टेशंस लगाए जाते हैं उन्हें बुलाया जाता है क्रिटिकल पोलिंग स्टेशंस। बेसिकली ऐसे एरियाज जहाँ पे एबनॉर्मल लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो, जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हो, वहाँ पे जो पोलिंग स्टेशंस लगाए जाते हैं उन्हें बुलाया जाता है क्रिटिकल पोलिंग स्टेशंस। या फिर ऐसे पोलिंग स्टेशंस जहाँ पे अनयूजुअली हाई या फिर लो वोटर टर्न अराउंड हो, या तो बहुत ज़्यादा ही लोग वोट डालने आ गए
जैसे ओवर 90% लोग वोट डालने आ गए, और इस 90% में से भी 75% से ज़्यादा वोट जो हैं वो एक कैंडिडेट के फेवर में जा रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में दूसरा वाला कैंडिडेट दंगा फसाद करे, इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है। तो अनयूजुअली हाई अगर वोटर टर्न अराउंड हो या फिर अनयूजुअली लो वोटर टर्न अराउंड हो तो उनको भी क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन बुलाया जाता है। ऐसे पोलिंग स्टेशंस जहां पे पिछले 5 साल में वायलेंस के केसेस देखने को मिले हैं, जहां पे पिछले 5 साल में इलेक्टोरल ऑफेंस के चलते रीपोलिंग करवाई गई है, मतलब ऐसे कोई भी पोलिंग स्टेशंस जहां पे पिछले 5 साल में या तो वायलेंस देखने को मिला या किसी भी इलेक्टोरल ऑफेंस के चलते रीपोलिंग हुई है, उनको भी क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन बुलाया जाता है। और ऐसे पोलिंग स्टेशंस जहां पे डिस्प्रपोर्शनेट नंबर में एब्सेंटीज हों या फिर वोटर्स को शिफ्ट कर दिया गया हो या कुछ ज़्यादा ही नंबर में वोटर्स जो हैं वो एक्सपायर हो गए हों, तो सस्पिशन होता ही है कि यार इतने वोटर्स एब्सेंट क्यों हैं, या इतने वोटर्स को शिफ्ट क्यों किया जा रहा है, या इतने वोटर्स एक साथ कैसे एक्सपायर हो सकते हैं। इसके रिगार्डिंग भी अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो उसको भी अपन क्या बुलाते हैं, क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन बुलाते हैं। क्रिटिकल पोलिंग स्टेशंस कौन से एरियाज़ में होते हैं, जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो, या जहाँ पे अनयूजुअली हाई या फिर अनयूजुअली लो वोटर टर्नआउट रेट हो, या फिर ऐसे एरियाज़ जहाँ पे पिछले 5 साल में वायलेंस के केसेस देखने को मिले हैं पोलिंग स्टेशंस पे, या किसी इलेक्टोरल ऑफेंस के चलते वहाँ पे पिछले 5 साल में कभी रीपोलिंग हुई है, तो भी उसको क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन बुलाया जाता है। या फिर ऐसे पोलिंग स्टेशंस जहाँ पे वोटर्स जो हैं वो लार्ज नंबर में एब्सेंट हों या शिफ्ट किए जा रहे हों या डेड हुए हों, तो उसको भी क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन बुलाया जाता है। ये जो क्रिटिकल पोलिंग स्टेशंस होते हैं, इनके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो एक्स्ट्रा एफर्ट्स लेती है। जैसे पोल से पहले जो है प्री पोल कॉन्फिडेंस बिल्डिंग इनिशिएटिव्स चलाता है इलेक्शन कमीशन, रेगुलर फीडबैक लेता है कैंडिडेट से, इंटेलिजेंस एजेंसी से इलेक्शन कमीशन। फिर ट्रबल मॉन्गर्स जो भी होते हैं, ऐसे लोग जो कि परेशानी क्रिएट कर सकते हैं, उनको लीगली बाइंड करता है, आइडेंटिफाई करता है इलेक्शन कमीशन। और प्रिवेंटिव डिटेंशन के मेजर्स को भी यूज़ करता है इलेक्शन कमीशन ऐसे एरियाज़ को मैनेज करने के लिए। और जब पोलिंग का दिन होता है उस दिन यहाँ पे CAPF को पोस्ट किया जाता है, यहाँ पे माइक्रो ऑब्जर्वर्स को पोस्ट किया जाता है, ताकि जो रियल टाइम रिपोर्ट है वो मिलती रहे, और अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो तो CAPF उसको हैंडल कर सके। और इसके साथ आज की अपनी बातचीत खत्म हो गई। इजी सेशन था, कोई डाउट हो प्लीज़ कमेंट। थैंक यू वेरी मच।